हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जय श्री एजुकेशन। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट परीक्षा के सेट नंबर 6, जो परीक्षा की दृष्टि बहुत रहेंगे। चलिए ज्यादा बातचीत नहीं करते, मुख्य टॉपिक की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 1 आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, अवधारणा निर्माण में उदाहरणों की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन नंबर ए, अवधारणा की विशेषताओं को समझने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी, अवधारणा के विभिन्न पक्षों को पहचानने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी, अवधारणा को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर डी, अवधारणा से संबंधित तथ्यों को याद करने में सहायता करना। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मैं आपके आंसर को 10 सेकंड तक इंतजार करता हूं, जिसके पश्चात मैं स्वयं ही आपको इसका आंसर देता हूं। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवधारणा की विशेषताओं को समझने में सहायता करता है। अवधारणा निर्माण का उदाहरण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा। बच्चा पक्षी की अवधारणा को बेहतर समझने के लिए क्या कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न पक्षियों के उदाहरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर बी, पक्षियों के चित्रों और वास्तविक उदाहरणों की तुलना करना। ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों की विशेषताओं को पहचान कर उनका वर्गीकरण करना। ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न पक्षियों के अनुभवों पर चर्चा करना। बताएं इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर बी, ये अवधारणा निर्माण से संबंधित ही प्रश्न है। जो बच्चे किस कंडीशन में किस प्रकार की अवधारणा बनाता है, ये पूछने का तरीका है आपसे। तो आप बच्चों की अवधारणाओं को किस प्रकार समझ सकें कक्षा में। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 2 का, अगर बच्चे विभिन्न पक्षियों को उदाहरण अवलोकन करना चाहते अवलोकन करे तो बच्चे की कला बहुत अच्छी होगी। अवलोकन तो बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रहे हैं? पक्षियों के चित्रों और वास्तविक उदाहरणों की तुलना का। चित्र और वास्तविक उदाहरण तो पक्षी में लेकर आ नहीं सकते वास्तविक में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पक्षियों की विशेषताओं को पहचान कर उनका वर्गीकरण करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। थोड़ा आराम से। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या मानी जाती है? बताएं इसका आंसर। ऑप्शन में पढ़ता हूँ। विद्यार्थियों को सीखने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं संसाधन उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए सीखने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हुए उनके सीखने को सुगम बनाना। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति को समझते हुए उचित सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। तो बताएं इसका आंसर क्या है प्रश्न नंबर 3 का? इस प्रश्न में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानी जाती है, ये आपको बताना है। किसकी मानी जाएगी? विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हुए उनके सीखने को सुगम बनाना। शिक्षक जब तक वातावरण को अनुकूल नहीं बनाएगा छात्रों के, और जो चीज सिखा रहा है उसे सुगमता पूर्वक सीख सकें छात्र, ये शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता होगी। तो आंसर का ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हुए उनके सीखने को सुगम बनाना। सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रभावी अधिगम के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता और अनुभव। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक द्वारा स्पष्ट एवं व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त शिक्षण सामग्री और संसाधन का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी, नियमित अभ्यास एवं पुनरावृत्ति। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए, प्रश्न के आंसर विकल्पों को देख करके प्रश्न के आधार पर ही प्रश्न उत्तर का निर्णय किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या देखा है सबसे पॉजिटिव पॉइंट? नियमित अभ्यास और पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति इसमें आ जाए वो सी टेट के लिए आंसर नेगेटिव होगा, लेकिन नहीं है तो उसका पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन प्रश्न प्रश्न पूछा जा रहा है, पॉजिटिव आंसर क्या होगा? तो देखते हैं। उपयुक्त शिक्षण सामग्री और संसाधनों का प्रयोग, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या दे रहे हैं? शिक्षक द्वारा स्पष्ट और व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण शिक्षक का नहीं होना चाहिए, इसका सक्रिय कक्षा में सक्रिय सहभागिता किसकी होती है? विद्यार्थियों की। तो क्या होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता और अनुभव की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः कैसी होती है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको कुछ भी घुमाकर पूछा जा सकता है किसी प्रकार। एक शिक्षक कौन होता है?
छात्र मार्गदर्शक तो प्राथमिक तौर पर होता ही होता है, सुविधादाता भी होता है, आदेश तो प्रेरक भी होता है। बिना प्रेरक के कोई छात्र कार्य नहीं कर सकता। तो आप चारों पॉइंट पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन आपका उचित इन चारों में सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? मार्गदर्शक नहीं होगा, नहीं तो आप लोग मार्गदर्शक लगा दें। ठीक है ना, पहले भी बोलने चल रहा हूँ आपसे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सुविधादाता। शिक्षक एक छात्रों को सुविधादाता है। शिक्षक के साथ छात्र कुछ भी बोले, लेकिन शिक्षक को समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है छात्र की भी, क्योंकि छात्र छोटे हैं। तो कौन होता है? छात्र शिक्षक को सुविधादाता के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या देकर स्वयं समाधान खोजने के अवसर देता है, तो विद्यार्थी को किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो बताएं प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रटने पर आधारित अधिगम, सक्रिय अधिगम, निष्क्रिय अधिगम या अनुकरणात्मक अधिगम। तो बताएं, सिंपल प्रश्न है, ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ तो ऐसे ही पूछ सकते हैं सीटेट में आपसे। शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या देकर स्वयं समाधान खोजने के अवसर देता है, तो किस दृष्टिकोण को महत्व देता है? इसको देंगे सक्रिय अधिगम को, कि आप अपने आप से कोई कार्य कर सकें। जब कोई शिक्षक आपको ज्ञान राह दिखा दे, तो फिर उसकी राह के आधार पर अपने मस्तिष्क को तेज करके, मस्तिष्क को सक्रिय करके अपने कार्य को सक्रिय अधिगम के रूप में प्रदर्शित कर सके। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय अधिगम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? पूर्व ज्ञान का, ठीक है। ऑप्शन नंबर नए ज्ञान को पूर्व अनुभवों से जोड़कर समझाने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी, नए ज्ञान को पूर्व अनुभव के आधार पर ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी, सीखी हुई जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को समझने की गति बढ़ाना। तो बताया प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या होगा? इसमें सारे विकल्प पॉजिटिव लग रहे हैं, लेकिन आपको अपना मस्तिष्क दिमाग के अनुभव के आधार पर ही सही कर पाएंगे आप। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? शिक्षक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को समझने की गति बढ़ाना नहीं, शिक्षक द्वारा बताया गया ज्ञान को सक्रिय रखना, जिससे अच्छे से अच्छे ज्ञान को बढ़ाया जा सके। समझने की गति को बढ़ाना नहीं, सक्रिय रखना, लगातार बढ़ाते रहना है। किसी भी जानकारी को लंबे समय तक याद करना, जहाँ आया है सीटेट में अगर निगेटिव प्रश्न हो तो यस करेंगे, वरना ये नेगेटिव पॉइंट गलत हो गया। नए ज्ञान को पूरे अनुभव के आधार पर ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाना, ग्रहण करने की क्षमता नहीं बढ़ाना है, ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना है, बढ़ाना नहीं है। अगर तो इसमें ऑप्शन कौन सा बच रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, नए ज्ञान को पूर्व अनुभव से जोड़कर समझने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 7 का। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार विद्यार्थी क्या सीखता है? विद्यार्थी क्या सीखता है, उसका मस्तिष्क विकास कैसे होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन के आधार पर उत्तर का निर्णय करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, अनुभव पूर्व अनुभव से जोड़कर नई समझ विकसित करता है, अपने अनुभव एवं सक्रिय सहभागिता से ज्ञान का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अवधारणाओं को समझता है। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक के मार्गदर्शन में सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है। तो बताएं प्रश्न नंबर 8 का क्या आंसर होगा? सही आंसर देखिए, सारे विकल्प पॉजिटिव ही लग रहे हैं, लेकिन आपको आंसर अपने मस्तिष्क सक्रिय करके ही करना होगा। तो क्या होगा? अपने अनुभव एवं सक्रिय सहभागिता से ज्ञान का निर्माण करता है, एक रचनावादी छात्र का दृष्टिकोण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 1 का। कौन सा आंसर सही होगा? बी, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। शिक्षण के दौरान विद्यार्थी की गलतियों को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? सीखने की प्रगति को समझने के अवसर के रूप में, सीखने की प्रक्रिया का महत्व संकेत मानकर, विद्यार्थियों की समझ को पहचानने के आधार के रूप में। ऑप्शन नंबर डी, आगे के शिक्षण की योजना बनाने के संकेत के रूप में। तो बताएं प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 9 का सबसे सक्रिय विकल्प हम देखें, सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण संकेत मानकर बच्चे की गलतियों को शिक्षक को देखना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण मान संकेत होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार गतिविधियों का चयन करना चाहिए।
ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण के अनुकूल करना चाहिए, या विद्यार्थियों को अपनी गति से सीखने के लिए सहयोग देना चाहिए। तो बताएं आप इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 10 का। क्या दिख रहा है आपको? अगर विद्यार्थी समान शिक्षण अवसर प्रदान करे तो सभी लोग सही रहेंगे? नहीं, सभी समान रख दें तो उनमें कमियां कौन ढूंढेगा? एक समान रहेंगे तो सब ऊपर नीचे कोई नहीं बढ़ेगा, कोई किसी का कार्य नहीं करेगा, तो इसमें ये नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी रुचि के अनुसार गतिविधियों का चयन नहीं, रुचि के वो तो सिंपल कार्य ढूंढेंगे, बच्चे तो सिंपल कार्य ढूंढने के लिए बैठे रहेंगे। तो आपको क्या करना है? उनकी क्षमता के अनुसार विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में अनुकूल करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की जिज्ञासा एवं सहभागिता को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के विचारों एवं तर्कों को समझना। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना। ऑप्शन नंबर डी, सोचने और समझने की प्रक्रिया को सक्रिय करना। तो बताएं, चारों प्रश्न पॉजिटिव हैं, इसका सक्रिय आंसर कौन सा होगा? बताएं आप मुझे। प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों की जिज्ञासा एवं सहभागिता को बढ़ाना। जिज्ञासा सहभागिता नहीं बढ़ानी है, हमें क्या करना है? बच्चों को क्लास में एक्टिव करना है। तो ये तो नहीं होगा। विचारों विद्यार्थियों के विचारों तर्कों को समझना, उनके तर्क विचार प्रश्न से समझने से नहीं होते हैं, सक्रिय अधिगम में समाहित नहीं होते, तो ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने का अक्सर, अरे विचार व्यक्त करने के लिए शिक्षण अधिगम नहीं होगा, तो क्या होगा? सोचने और समझने की प्रक्रिया को सक्रिय बनाना। आप जिस कक्षा में बैठे हैं, उस कक्षा में जो टॉपिक चल रहा है उसको अपना माइंड एक्टिव करके अच्छे से सॉल्व कर सकें। कोई भी कार्य चल रहा है उसे अच्छे से देखें, समझें और अपनी मस्तिष्क क्रियाओं से उसे अच्छे से सॉल्व कर सके। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम। सहयोगात्मक अधिगम में विद्यार्थी क्या करता है? बताएं। ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत रूप से अपनी सीखने की गतिविधियों को पूरा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक के मार्गदर्शन में अपनी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, समूह में परस्पर सहयोग, विचार विनिमय और सहभागिता के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपलब्ध शिक्षण संसाधनों का उपयोग करके अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। तो बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 12 का। इसका उपलब्ध शिक्षण संसाधनों का उपयोग करके, उपलब्ध नहीं, हमें उपलब्धता नहीं, जो चीज हमें मिल जाए उसी में ही सहयोग करना, उपलब्ध नहीं कराना है। समूह में परस्पर सहयोग, विचार विनिमय और सहभागिता के माध्यम से, यानी कि परस्पर जो चीज हमारे सामने वर्तमान में चीज है उसी को विचार करें, उसी का सहयोग करें, उसी के आधार पर कार्य को आगे बढ़ाएं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, समूह में परस्पर सहयोग, विचार विनिमय और सहभागिता के माध्यम से सीखते हैं विद्यार्थी। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि शिक्षक किसी अवधारणा को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर समझता है तो इसके इससे क्या फायदा होता है? ऑप्शन नंबर अधिगम अधिक अर्थपूर्ण अनुभवात्मक बनता है। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम अधिक प्रभावी एवं संदर्भित बनता है। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की समझ और सक्रिय सहभागिता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने की क्षमता विकसित होती है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसमें किसी एक, सभी पॉजिटिव थॉट दे रहे हैं लेकिन अपना माइंड को एक्टिव करके पढ़ें। इसमें कौन सा आंसर है? ज्ञान एवं व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करने की क्षमता को विकसित, वो भी सही है, लेकिन क्या पूछ रहा है? जीवन की परिस्थितियों में जोड़कर समझता है, ये तो नहीं होगा। समझने की क्षमता का विकसित विकास का, जोड़कर समझने वाली क्रियाओं को, विद्यार्थियों की समझ और सक्रिय सहभागिता हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा। समझ और सक्रियता से नहीं होगा। प्रेजेंट टाइम में क्या करे उस चीज को देख करके बात करनी है। ठीक है? अधिगम अधिक प्रभावी एवं संदर्भित बनता है, नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन कौन एक ही बच रहा है? अधिगम अधिगम अधिक अर्थपूर्ण, जब तक अर्थपूर्ण नहीं होता तो वास्तविक जीवन से कैसे जोड़ा जाएगा? और अनुभवात्मक, जब तक किसी कार्य को स्वयं नहीं कर सकते, उसमें अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते, अपनी जीवन क्रियाओं को नहीं समझ सकते, तो बाकी ऑप्शन इसमें मेल नहीं खा रही है। ऑप्शन नंबर ए, अधिगम अधिक अर्थपूर्ण और अनुभवात्मक बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का शिक्षा अधिगम में प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों को सीखने की प्रगति को निरंतर समझना और आवश्यक सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की उपलब्धियों का नियमित आकलन करके सीखने को बेहतर बनाना।
ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों की तुलना करके उनकी सीखने की स्थिति निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को सीखने में कठिनाइयों की पहचान कर उन्हें उपयुक्त शैक्षिक सहायता प्रदान करना। तो बताएं प्रश्न नंबर 14 का आंसर क्या होगा। इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है उसको आप पहले राइट डाउन कर लेना, मैं बता दूंगा आपको सारे नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट। इसमें विकल्प डी में कहते हैं विद्यार्थियों को सीखने की कठिनाइयों की पहचान कर उन्हें उपयुक्त शैक्षिक प्रदान नहीं, कठिनाइयों का पहचान नहीं करनी है, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित करना है, जो कठिन चीजें हैं उनको सरल बनाकर बताना है बच्चों को, ठीक है ना। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों की तुलना करके, जहां तुलना आया विद्यार्थी वहां प्रश्न का आंसर होना ही नहीं है वो विकल्प। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी उपलब्धियों में नियमित आकलन करके सीखने को बेहतर बनाना। ये भी नहीं होगा। अब कौन सा बच रहा है। विकल्प नंबर 1 ए, विद्यार्थियों में सीखने की प्रगति को निरंतर समझना और आवश्यक सुधार करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ प्रश्न नंबर 14 का 14 का। और ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। अगर आपको ये प्रश्न सारे अच्छे लगे सीटेट परीक्षा के आधार पर, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर अवश्य करें, ठीक है ना। और इसी के आधार पर मैं आपके लिए नए नए प्रश्न लेकर आता रहूंगा सीटेट के लिए, ठीक है ना। और करंट अफेयर का भी एक दो दिन में वीडियो अपलोड करूंगा मैं आप सभी के लिए। चलिए, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। प्रभावी शिक्षण का सबसे उपयुक्त संकेत क्या है। शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को क्रमबद्ध एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना, विद्यार्थी अवधारणा को समझकर विभिन्न परिस्थितियों में उसका प्रयोग कर सकें। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों द्वारा मुख्य बिंदुओं को व्यवस्थित रूप से लिख पाना। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना। तो बताएं प्रश्न का आंसर क्या होगा। सबसे पॉजिटिव थॉट देखें किस विकल्प में दिख रही है हमें। शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को क्रमबद्ध एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना, नहीं, स्पष्ट रूप से प्रस्तुत जब बच्चा थोड़ा एक्टिव हो जाए, प्रभावी शिक्षण है ना, बच्चे को क्लास में पता होंगे क्या पढ़ रहा है क्या नहीं, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी, अवधारणा को समझकर विभिन्न परिस्थितियों में उसका प्रयोग कर सके। जैसे भी अवधारणा हमने पढ़ी है, अगर कोई परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है तो उसका प्रयोग करके उस परिस्थिति से निपटा जा सके। तो आंसर कौन सा होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए, आज के ये प्रश्न काफी था आप सभी के लिए। और मेरे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और चैनल को लाइक जरूर कर दें आप सभी लोग, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।